योगहार कार्यक्रम के 800 902 एक है, आज कल हुआ था ना, 9 से 1 में दिन आदरणीय हमारे आज के चीफ गेस्ट राकेश गौर साहब, जिनको हम सब ने आदरणीय अभी पवन सर जी ने विजिट किया था। आप जो है जैविक प्रमाणीकरण जो ग्रुप है उसके लीडर हैं और एक सदस्य हैं। वो बहुत ही प्राकृतिक जैविक कृषक हैं, उत्कृष्ट कृषक हैं, और आप स्वयं अपना मार्केट करते हैं। आप नर्मदापुरम के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, और भी आप कई गतिविधियां संचालित कर रहे हैं जो आदरणीय मेहरा जी को जानकारी है। और आदरणीय मैं चाहूंगा कि राकेश गौर साहब जो ग्राम धर्मकुंडी, तहसील सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम से हैं, मैं चाहूंगा कि आप आज अपना कब से इस कार्यक्रम में आप जुड़े हैं, कब से आप प्राकृतिक जैविक खेती कर रहे हैं, कैसे प्रेरणा मिली और क्या क्या आपको परेशानियां आई हैं, उनका समाधान कैसे किया है, और आज आप क्या गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को, सदन को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि हम सब आपसे सीख ले सकें और प्रेरणा ले सकें। आदरणीय राकेश गौर साहब को ससम्मान हम आमंत्रित करते हैं कि आप आएं और हम सबको अपना अनुभव शेयर करने का कष्ट करें। नमस्कार सभी को। जैसे कि यादव जी बोल रहे हैं कि कब से जैविक खेती कर रहे हैं, तो खेती तो सर हमने 2016-17 से चालू कर दी थी। थोड़े स्तर पे अपना एक घर पे खलियान है, यहाँ पे एक बाड़ा जैसे बोलते हैं, उसमें सब्जियों की खेती घर के उपयोग के लिए चालू करी थी। तो फिर धीरे धीरे करके 19 में एक ग्राम सेवा समिति करके इटारसी में काम करती हैं सभी लोगों के बीच में जा करके, तो उन्होंने एक जैविक के ऊपर काम करना चाहा। तो सभी लोगों को, किसानों को मतलब पता किया कि कौन अपने यहाँ खेती करते हैं जैविक खेती, और क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो ऐसे करके हम 8-10 किसान के मतलब से संपर्क करके, और उन लोगों ने जैविक मार्केट की व्यवस्था मतलब शुरुआत की 2019 से। तो वहाँ से फिर हमने अपना जो सब्जियों का काम करते थे, और 1 एकड़ खेत पे भी अनाज का काम करते थे। उस समय गेहूँ लगाते थे सर, उस समय गेहूँ के अलावा और कुछ नहीं लगाते थे। तो 19 के बाद में फिर जैसे जैसे मार्केट में जाना चालू करा, तो वहाँ से फिर डिमांड आने लगी, भैया हमें सब्जी के अलावा अनाज भी चाहिए है। तो ऐसे करके हमने सीधे 5 एकड़ प्लाट हमारा एक था, उसको पूरा हमने जैविक के हिसाब से उसको पूरा कवर कर लिया। तो तब से व्यवस्था हमारी रेगुलर मार्केट की भी चल रही है, और जो थोड़ा थोड़ा सब्जियों में और अनाजों में सभी पे, कुछ फलों में काम ऐसा रेगुलर चल रहा है। सीजन की जो सब्जी बनती है वो वैसा करते रहते हैं। जी जी। और ये आपने, अच्छा, इसके बाद फिर जो आपने शुरुआत की है उसमें कुछ के खेती किसानी बहुत सारी परेशानियां आती हैं, तो वो भी, और कैसे उसका समाधान किया, जो परेशानियां आई वो भी हम सबको शेयर करने का कष्ट करें। परेशानी का तो फिर ऐसा है कि जैसे अब गेहूं की फसल है, तो गेहूं की फसल में ज़्यादा दिक्कत आती है। गेहूं की फसल में क्या उत्पादन उतना निकाल नहीं पाती है। 8 कुंटल एकड़ भी होता है, कभी 10 भी हो जाता है, कभी 12 भी हो जाता है। तो एक तो उत्पादन कम होता है, फिर उत्पादन के साथ साथ में कई बार स्टार्टिंग में तो दिक्कत आई कि गेहूं बच जाता था, तो उसको मतलब फिर बेचने में भी दिक्कत आती थी। फिर धीरे धीरे करके ये मार्केट की शुरुआत होने से अब आने लगी डिमांड, तो उतना अब गेहूँ अभी तो फिलहाल नहीं पूरा पा रहे हैं।
और फसलों में क्या होता है, जैसे सब्जियों में कभी कभी अभी इस समय जैसे ईल्ड का प्रकोप आया था, तो ईल्ड के प्रकोप में कई बार फसल खराब भी हो जाती है, चली भी जाती है। अभी बारिश में पता नहीं क्यों बारिश हुई थी तो पूरी सब्जियों की पत्तियों सब झुलस गई थी और सब्जियां भी सब खराब हो गई थी। तो इस टाइप से दिक्कतें तो आती हैं, कई बार नहीं कंट्रोल हो पाती हैं जैविक में, तो फसल भी खराब होती हैं, ये दिक्कतें भी आती हैं। बाकी तो खैर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम उतना ज़्यादा कुछ लगाते नहीं है कि मतलब दिक्कत आए। सब बांट दिया हमने पूरा, मतलब 2 या 3 बेड की सब्जियां लगाते हैं, इससे ज़्यादा कोई सब्जियां लगाते नहीं है। मतलब 25 प्रकार की सब्जी लगाएंगे तो सभी 2-2 बेड पे लगाएंगे। इससे क्या होता है कि ना ज़्यादा कुछ बचता है हमारा, जो मार्केट में जो व्यवस्था है हमारी कि भाई कितने ग्राहक हैं हमारे आते हैं और कितनी सब्जी आती है, उस हिसाब से हम रेगुलर लगाते रहते हैं। ऐसे ही अनाज का भी रहता है कि अनाज भी जैसे मान लो दलहनी फसलों में तो दिक्कत नहीं आती, उतना ज़्यादा कम नहीं उत्पादन होता है। मगर हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मूंग बचते हुए दिख रही कि ज़्यादा है यार, अपना अगले साल तक इसको पुरा लेंगे, तो एक साल हम फिर मूंग को कम लगाते हैं या बंद कर देते हैं। या अनाज का भी ऐसे ही चने में जैसे चना अगर मान लो ज़्यादा लग रहा कि चना ज़्यादा है अपने पास है, तो उसको अपन दूसरे साल कम कर देते हैं या फिर नहीं लगाते हैं। इस टाइप से हमने एक व्यवस्था बना के और अपना उस पर काम कर रहे हैं, तो जिससे क्या है कि घाटा भी नहीं हो और अपना ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़े उस हिसाब से। आप जो है जितना आपको मार्केट में जरूरत है, जो जितना मार्केट कर रहे हैं आप उतने उत्पादन करते हैं, और इससे अधिक उत्पादन नहीं करते हैं। जी, इससे ज़्यादा फिर नहीं करते अभी। अभी जैसे हमारे पास अभी दाल तुअर की दाल जैसे अभी आधा एकड़ में हमने तुअर लगाई है, इतनी तुअर की दाल हमारी आराम से निकल जाती है। चावल जैसे कि हमारा 1 एकड़ का चावल निकल जाता है। इस हिसाब से थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं। यदि कोई चीज बचती है तो फिर वही रोक देते हैं, उसको नहीं लगाते हैं। अगले साल जब कमी आती है तो फिर अपन उसको लगा लेते हैं। ऐसा करके मतलब उसमें क्या होता है, नुकसान भी नहीं होता। जैसे कोई चीज ज्यादा उत्पादन होता है तो फिर उसको बेचने की दिक्कत आती है, तो घबरा के फिर कहीं भी किसी भी भाव बेचना पड़ता है, तो वो व्यवस्था नहीं बन पाती फिर। ये तो वो खाद की पूर्ति कैसे करते हो आप? खाद की पूर्ति में तो ये ऐसा है कि गोबर की खाद जो अपन इसको डाल देते थे सूखे खेत में, बिखेर देते हैं। इसके अलावा फिर अपना जीवामृत और क्या बोलते हैं, ये नवधान्य का जो आटा है इसकी सैलरी बना के इसको अपन पानी के साथ बहा देते हैं या ड्रिप के माध्यम से दे देते हैं। और एक खेत पे एक हमने वो बना के रखी है, क्या बोलते गड्ढा टाइप का, बड़ा सा गड्ढा बना के रखा। तो उसमें क्या करते हैं, पूरा साल भर का जो भी हमारा खेत का कचरा कहेंगे, मतलब मक्के का जैसे डंठल है या फिर भुट्टे निकालते हैं, या फिर और भी जो अपना साल भर में जो गोबर अपनी निकलती है, तो कभी कभी जैसे कच्ची रहती है तो उसको उसमें डाल देते हैं। सब करके उसको बरसात में पूरा उसमें केचुआ आ जाता है, तो केचुओं की जो अच्छी खाद बन जाती है। अब ये बारिश के बाद उसको निकाल को डाल देते हैं। एक तो वो व्यवस्था बन जाती है, और दूसरी बात फिर क्या बोलते हैं कि अपना सैलरी और ये सब पानी के साथ बहाने से इसकी पूर्ति होते रहती है। आपने एक बार कहा था कि जो जी जला हुआ घोड़ा है उसको हम डालते हैं तो बहुत फायदा होता है, हाँ उसके हाँ संबंध में बताओ। हाँ, वो जो जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है कि जो जल जाता है कचरा, तो वो उसमें कचरा जल जाता है कभी कभी, तो जैसे नहीं गल पाता है, तो उसको अपन क्या है, जला करके उसको राख बना के उसको भी डालवा देते हैं। तो राख बनने से क्या है, वो राख भी उसमें मतलब काम करती है। सब अलग एक पौधे में चमक और वो उसकी जो चलने की क्षमता दिखती है वो अलग दिखती है। मतलब जो राख की रहती है ना, या तो अपन कोई कचरा जलाते हैं तो उसकी राख बनती है, वो उसको डलवाते हैं। तो ये ऐसे ही डाल देते हो या मतलब ड्रिप रिप से डालते हैं, या रात को ऐसे ही घोड़े जैसे नाली पे पटक देते हो? नहीं, उसको अपन गोबर की खाद के साथ मिक्स करके मतलब डाल देते हैं, या फिर पौधों में। अब जैसे कोई पौधे अपने जैसे इस समय पपीता लगाना है, तो अपने जैसे गड्ढा किया अपन ने, तो गड्ढे के साथ में अपन उसमें गोबर खाद में मिक्स करके उसको डालते थे। या फिर
सब्जियां जैसे अपन बेड पे लगा, तो सब्जियों के साथ वो लाइन बना के अपन उसको डाल देते हैं, इस टाइप से डाल देते हैं, मुट्ठी भर के। जी जी जी। वो सर असल में आपने वो हाँ बताते हैं सिलिकॉन का काम करता है, ऐसा है, वैज्ञानिक बताते हैं कि वो जो जली हुई राख रहती है वो आखिरी में सिलिकॉन का काम करती है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें बहुत ज्यादा होती है। जी। और इसके जब रोग आते तब क्या करते हो? तो रोगों में तो खैर नीम ऑयल का एक उपयोग करते हैं, इसके बाद में बवेरिया का स्प्रे करते हैं, और वर्टिसिलियम का करते हैं, ट्राइकोडर्मा, ये सब की स्प्रे करते हैं। और कभी कभी तो जब अति रोग हो जाता तो फसल कई बार हो जाती है, खराब भी हो जाती है, नहीं तो कंट्रोल रहता है। तो अभी आपने जो कभी कभी होता है रोग नहीं अभी कंट्रोल हो आप पाता जो तो फसल फसल खराब भी हो जाती है। जैसा अभी बताया ना मैं कि अभी जो ईल आई थी तो उन्होंने पूरी पत्तियां खा गई थी, नहीं जी कंट्रोल हो जी पाई। जी। हो जाता कभी कभी, मतलब हमने तो ये मान लिया कि प्रकृति में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप उत्पादन ज्यादा ले सकें, हाँ व्यवसायीकरण से अपन फसल को ले सकें, ऐसी व्यवस्था मेरे को समझ में नहीं आई, तो हो जाता है, कभी कभी नुकसान भी होता है। जी। और सर अभी आपने जो यहाँ से आदरणीय वर्मा जी के यहाँ से जो ले गए ट्राइकोडर्मा वर्टिसिलियम और जो भी दवाई ले गए उनको आपने बनाया है, तो उसके हाँ, रिजल्ट कैसे रहे? नहीं अच्छे रिजल्ट उनके, रिजल्ट अच्छे, कंट्रोल होता उनसे। कंट्रोल हो रहा? आपने हाँ, स्वयं ने बना लिया? हाँ बना लिया अपन ने। अच्छा। और जी। और नवधान सिलेरी की जो आप बात कर रहे हैं, उसका प्रभाव कैसे पड़ा, कैसे समझ आया आप? वो तो चमक आ जाती है पौधों, पत्तियों पे अलग चमक दिखने लगेगी आपको, डालने के बाद में पौधों में एकदम मतलब ऊर्जा अलग समझ में आएगी आपको, चलता हुआ पौधा समझ में आएगा, जैसे सब्जियों पे चमक आने लगेगी, फलों पे सब्जियों पे चमक आने लगेगी, दिखता उसका रिजल्ट अलग ही दिखता रहता है। बस ये है कि उसको हफ्ते में एक बार चलाना पड़ेगा। अच्छा, हफ्ते में एक बार देना है हाँ, सब्जियों में? हाँ, उसका मतलब खुराक जो भोजन के रूप में देते हैं वो चलता रहना चाहिए, जी जी उसको जी। करना चाहिए अपने को। क्योंकि फसलें जैसे भिंडी है तो वो टूटती है ना रेगुलर, या अपनी गिलकियाँ टूटती है, तो वो पौधे को तो चाहिए उसके रूप में खाने के लिए खुराक, तो वो देने से मतलब पौधा भी रुकता नहीं है, और क्वालिटी भी अच्छी बनती रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी। तो अभी आपको ये नवधान्य डालते कितने दिन हो गए? नवधान को तो अपने को डालते हो गए 6 महीने हो गए अभी। अरे वाह। तो ये काय से बना रहे हैं आप, मही से या वो ट्राइकोडर्मा से? नहीं, अभी तक तो अपन उसे मही से और अपना गुड़ और इस पे 9 प्रकार के जो आटे डलते हैं ये इन्हीं से बना रहे थे। जी एक जी जी। एक बार गोमूत्र से बना रहे हैं, उसमें एक बार मतलब एक बार अपन ने छाछ का डाल दिया, तो फिर दूसरी बार अपन उस डब में गोमूत्र से बना लेते हैं। जी जी जी। ओम सर, बहुत बढ़िया। तन में अन्य सदस्य जो प्रश्न राकेश जी, पूछना चाहे वो। आदरणीय राकेश जी, आपका एक तो मार्केट आप बहुत ही अलग टाइप का करते हैं। जो अभी जब हम अभी आदरणीय पवन सर जी और हम लोग सब गए थे आपके, आपका जो फार्म देखा, वहाँ आपके टमाटर की चमक, और जो संतरे कितने एक पेड़ में कितने सारे लगे थे, और हर फसल आपकी बहुत अच्छी दिख रही थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि किसान जो है, जो कहते हैं कि प्राकृतिक जैविक खेती करते हैं तो उसमें ज्यादा हानि होती है, तो उसका भी हमें कारण बताएं, कैसे आप उसको मैनेज करते हैं। बहुत अच्छी फसल लग रही थी आपकी, बहुत अच्छी। उसका भी हम सब किसान भाइयों को बताएं कि क्या क्या आप करते हैं, ताकि जो है फसल का मेंटेन बना रहता है। जी। जी, आवाज आ रही मेरी, राकेश जी? हेलो। हाँ, हाँ बोलिए सर। जी, आवाज आवाज आ रही मेरी? हाँ, अब आ रही है आपकी। अच्छा, आवाज नहीं पहुंची है। मैं ये मैं ये थोड़ा सा उधर निकल जाए, आप खेत तरफ आ गए, ऐसा है तो जी। खेत तरफ मौसम ठीक है?
हाँ नहीं, मौसम तो ठीक है अभी, थोड़ा शाम सा को था। खेत भी अपन दिखा दें। हम्म, जी जी। खेत भी थोड़ा सा दिखा सकते हैं। पास में ही है अपना। जी। तो जो जो खेत का अपना जो अभी फसल देखी थी, बहुत हाँ। अच्छी फसल लगी थी। टमाटर भी बहुत अच्छे थे। और तो वो फसल में आप और कोई अलग से क्या प्रयोग करते हैं कि जो है फसल का उत्पादन भी अच्छा है? आपका उत्पादन कम नहीं आता है, तो उत्पादन हाँ, भी नहीं, ठीक रहता है। और तो इसके लिए आपका कोई क्या क्या मेंटेन करते हैं? और कब कब, जैसे आपने सैलरी सब्जियों। नौ धनिया की सैलरी बताई आपने। जी, हाँ सब्जी हाँ, में नौधान क्या करते सैलरी हैं? बनाई। ये सैलरी चलती ज्यादातर हमारी। और इसके अलावा क्या के लिए वो आप सर वीडियो बंद करिए थोड़ा सा और ऑडियो रहने दीजिए, आवाज आ जाएगी। वीडियो बंद करना है। अलग अलग नहीं, वो खेत में पहुंच जाए आप, और खेत दिखाना था बहन जी, तो वीडियो बंद करके कैसे दिखेगा? तो बीच में वो आगे ईल, तो हालांकि वो कंट्रोल हो गई है, मतलब अब इस पर पूरे में देख रही हैं, वो पत्ती अपने आप आने लगी। इस पर कोई स्प्रे नहीं किया, नीम ऑयल के अलावा। इसने लगी अपने आप कंट्रोल भी हो गई। इस टाइप से नुकसान हो जाता है। अभी है कि अभी थोड़ा बहुत तो राकेश जी, आवाज कट रही है आपकी। जी। थोड़ा सा नेटवर्क इस प्रॉब्लम दिख रही है। टाइप से एक एक दो राकेश राकेश भैया, मेरी आवाज आ रही है आप तक? भैया, मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप तक? क्या है आपके? लेकिन आपकी आपकी कट रही है, तो आप वहीं वीडियो वीडियो बंद करके और आप वहीं पे पहुंच जाएं, ताकि जो है एक जगह स्थिर हो जाएं, ताकि आवाज आपकी आती रहे। जहां भी नेटवर्क होगा हम बता देंगे कि आवाज ठीक आ रही, वहीं खड़े रुक जाना आप। उस मैं तरफ वापस वहीं नेटवर्क कम जाऊँ है क्या? आपका, खेत तरफ शायद। बस भाई, यहीं आप यहीं आवाज ठीक आ रही भैया। थोड़ा सा यहीं रोक लें अगर तो। हाँ ठीक 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 ठीक। हाँ हाँ यहाँ हाँ। ठीक आ रही भैया, हाँ ठीक ठीक। बस बस, यहीं रुक जाएं आप, चलिए। बहुत सुंदर। और आदरणीय राकेश गौड़ साहब, आप जो है जो मार्केट में अपना रेट बना के रखे हैं, वो भी एक अद्भुत कार्य है कि समझ में नहीं आता कि 12 महीने आप जो है एक रेट पर सब्जी देते हैं। और वो भी बताएं कि कैसे क्या करते हैं आप, कैसे रेट रखा है, क्या रखा है, कैसे देते हैं? अब जैसे कि टमाटर की फसल है, टमाटर की फसल में हमने 12 महीने एक 40 रुपए का रेट निश्चित कर दिया। तो 40 रुपए से ऊपर होते हैं ना नीचे होते हैं। अगर सब्जी हमारे पास रहेगी तो उस रेट पे हम दे देंगे, और नहीं रहेगी तो कोई बात ही नहीं फिर। अब हालांकि टमाटर का भी 1 महीने का बीच में गैप आया था बारिश के समय में, जब रेट बढ़े थे, मतलब 80-100 रुपए तक बिका था। तब तक तो फिर हमने दिया टमाटर। और इसके बाद में जब ऊपर हो गया था रोड, उस समय अपने पास टमाटर नहीं था। अभी अब थोड़ा सा फिर गैप आ गया। अभी इस हफ्ते गैप आ गया, टमाटर कम हो गया अपने पास भी। तो इस टाइप से गैप होता है तो रेट अपन कम ज़्यादा नहीं कर सकते। जब भी टमाटर अपना चलता तो वो 40 रुपए, जैसे मार्केट में 5 रुपए किलो टमाटर बिकेगा या 10 रुपए किलो टमाटर बिका, तो भी अपने 40 ही बेचेंगे अपन। ऐसी सब की लोहे का 40 रुपए तो 12 महीने के लिए रहेगा। किसी को कस्टमर को ये दिक्कत नहीं रहती कि भाई हमको कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो उनको पता भी, और टेस्ट के बारे में वो सब जानकारी भी है, तो वो फिर भाव दबाव नहीं करते हैं। उनको यही पता है कि इनका बाजार का रेट बढ़ेगा तो भी ये इसी रेट से देंगे। जैसे अभी भट्टे 40-50 रुपए किलो बिक रहे हैं, तो अपने वही 40 रुपए बिक रहा है। ऐसा नहीं कि रेट बढ़ाएंगे या घटाएंगे। ये
उत्पादन की पता रहता है कि अपने को उत्पादन कितना करना और इस रेट से बेचना है, इससे न तो घाटा होगा न अपना फायदा होगा। उस हिसाब से अपन उसको निश्चित रूप से व्यवस्था बना चलते रहते हैं। सब्जियों में ये स्पेशल है तो अनाजों में तो स्टोर करके रख लेते हैं। अच्छा, यहीं आप यहीं रुके रहें, यहाँ नेटवर्क भी मिल रहा है और आप वीडियो बंद कर सकते हैं। आप एक जगह रहें, वीडियो बंद कर लें तो साफ आवाज आ जाएगी आपकी। ये जो आप 80 रुपए और 100 रुपए किलो जब टमाटर मार्केट में बिका, उस समय आपने 40 रुपया उपभोक्ताओं को दिया, और जब जो है 2 रुपए किलो टमाटर बिकता है तब भी 40 रुपए बेचते हैं आप। तो उस समय क्या वो हाँ। जब बाजार में 2 रुपया टमाटर उपभोक्ता को मिलता है तो उस समय भी आपका 40 रुपए लेते हैं? हाँ, उस समय 40 रुपए लेते हैं। अब जैसे कि अभी गिलकियाँ 60 रुपए 80 रुपए बिक रही, अपन गिलकी वही 60 रुपए दे रहे हैं अभी भी मार्केट में। अभी भी 60 रुपए 80 रुपए का आसपास मेरे ख्याल से गिलकी चल रही है, मगर अपन 60 रुपए ही बेचेंगे रविवार के दिन जो सब्जी निकलेगी वो। 40। हाँ, आलू प्याज का भी ऐसे ही रहता है। आलू भी अपन जैसे कि 12 महीने एक रेट 40, आलू भी 40 रुपए किलो ही 12 महीने का रेट रहता है, उसको भी कम नहीं करते हैं। प्याज भी वही 40 रुपए ही अपन 12 महीने बेचते हैं। और आप पीजीएस ग्रुप भी आपने बनाए हैं, तो आपसे उसके बारे में संतुष्ट बताने है? का कोशिश करें। हाँ, उपभोक्ता सारे संतुष्ट है। हमें मतलब उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कोई नए लोग को लेके भी आते हैं तो वो सब खुद ही समझते हो, तो उनको आपस में बातचीत के दौरान वो खुद ही समझा देते हैं कि भैया ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है, और ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है। वो सारी बातें वो अपने को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद आपस में बात करके वो समझ लेते हैं। इटारसी में लोग अपने आपके को कुछ लगभग बताने की कितने जरूरत नहीं। उपभोक्ता हो गए? उपभोक्ता लगभग हमारे 100 के आसपास है। अभी 100 से ज्यादा नहीं बढ़े? हाँ, बढ़ने को तो बढ़ गए हमारे पास, मतलब ऐसे तो 150 के आसपास है, मगर जो रेगुलर जो लेते रहते हैं तो वो लगभग कभी 50, कभी 80, कभी 70, मतलब इस टाइप से कभी 100 की गिनती हो जाती है, तो आते जाते रहते हैं। जैसे इटारसी में अपने को काम करते करते लगभग 4 साल हो गए। हाँ, 19 से तो रेगुलर काम कर रहे हैं हम। रेगुलर हमारा काउंटर लगता है। जैसे अपन बाहर भी जाते हैं तो एक व्यवस्था बना के जाते हैं कि भाई आज अपने को नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कोई व्यवस्था बना के तो काउंटर मतलब रेगुलर रखते हैं। और जो शुरू में उपभोक्ता आते थे वो ही अभी आ रहा है कि कुछ नए भी हो रहे हैं? नहीं, नए आते जाते हैं, नए बढ़ते जाते हैं। अभी कोरोना के बीच में, कोरोना के समय तो जरूर कम हो गए थे, फिर अब धीरे धीरे करके सब बढ़ने लगे। और अभी आप सब्जियां आप ले जा रहे हैं, और कौन कौन आ रहे हैं वहाँ? कितनी दुकान लग रही? अभी डॉक्टर साहब हमारे माता मंदिर अरे हॉस्पिटल भाई वाले डॉक्टर मेहरा साहब, जी, दो मेहरा जी, ये काउंटर लोकल है। के सब प्रश्न ना करो, ये आपकी बात। मेहरा जी, जी ओम ओम ओम। रमेश चंद मेहरा जी, जी ओम। ये लोकल के प्रश्न हो गए आपके, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, अन्य लोगों को सवाल करने दो। जी। अभी तो ये जो 4 पीजीएस काउंटर लग ग्रुप रहे भी हैं। आपने बनाया है राकेश जी? हाँ, जीवन का आधार से हम जुड़े आपने हैं। पीजीएस ग्रुप बनाए हैं? हाँ, हाँ, उसके बारे में बताएं। पीजीएस का ग्रुप बनाया हमने, तो 10 किसानों का ग्रुप है हमारा। तो उसमें हम लोग मतलब एक दूसरे का फसलों का भी पता लगता रहता है, काम करने का एक वो रहता है। और जिसमें हमारा सबका सर्टिफिकेट भी बन गया है, ये 2nd साल का सर्टिफिकेट भी आ गया इसका, और चल रहा है इसमें काम बढ़िया। जब आप सब्जी वगैरह मार्केट में देते तो इसका पीजीएस का प्रमाण पत्र का कोई उपयोग आ रहा है, आप काम आता है? प्रमाण पत्र तो ये हमारे जो रेगुलर किसान है ये तो प्रमाण पत्र नहीं मांगते। बाकी जैसे बाहर कई बार अभी बीच में मांगा था तो पूछ रहे थे, पूना वाले कुछ मांग रहे थे, तो वो पूछ रहे थे बोले प्रमाण पत्र। मैंने कहा है, अगर आपको चाहिए तो ले लीजिए,
तो वैसे तो फिर हमारे कोई ऐसे लोगों को हम देते नहीं कि प्रमाण पत्र की जरूरत पड़े उनको, मतलब किसी ये प्रमाण पत्र की जरूरत तो वहाँ पड़ती है जहाँ अविश्वास वाली बात हो या जो जानता नहीं हो, तो वहाँ दिक्कत रहती है। तो बाकी तो हमें जरूरत पड़ती नहीं उसकी। बाकी वो कोई प्रश्न करता तो हम बता देते कि ये है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, और भी कोई अपने किसान जुड़े हैं क्या आपने पीजीएस ग्रुप के इसमें अपने साथ कोई अभी जो अपने ग्रुप हैं इसमें आपके साथ अभी आज हैं क्या कोई एक आध कोई किसान हो तो उससे भी बात हो जाए कि वो कैसा अनुभव कर रहा है। अ, अभी कोई शायद वर्मा जी जुड़े दिख हैं नहीं रहे इसमें। हैं। हाँ, वर्मा जी हैं प्रदीप राज हमारे ग्रुप वर्मा में। जी। अच्छा, प्रदीप राज वर्मा जी। क्या नाम है अपने ग्रुप का वो? आनंद स्वरूप। जीवन का आधार। हाँ, नहीं, अच्छा, एक जीवन ग्रुप का आधार आनंद। में अक्षय गौर ग्रुप लीडर है। हाँ हाँ हाँ, ये आनंद आनंद स्वरूप। स्वरूप जी। इस ग्रुप, हाँ, प्रदीप राज वर्मा जी आनंद स्वरूप वाले ग्रुप में हैं। तो जी प्रदीप राज वर्मा जी हैं, उपस्थित हैं। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, पहुंच रही है, धन्यवाद। हाँ, आपका स्वागत है। और आप जो है आनंद स्वरूप ग्रुप पीजीएस ग्रुप के सदस्य हैं जी, आज। तो और राकेश गौर साहब और आप भी इसमें कैसा फील करते हैं? इसमें लगभग 7-8 किसान हो गए हैं आपके पीजीएस ग्रुप में। हाँ, इसका जी जी। तो अभी आप आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आप कुछ लगाए हैं क्या? कुछ ऐसा कोई मार्केट में ले जाने वाली कुछ? मार्केट में ले जाने वाला सिर्फ केला है और हल्दी लगी हुई है बस। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। केला लगाया है और हल्दी लगी हुई है। सब्जी का काम तो मैं नहीं करता हूँ ज्यादा। चलिए तो। मैं तो सिर्फ हाँ, प्लांट मतलब पौधरोपण का ही काम है मेरे पास, पौधों का ही काम है, बगीचे का। तो अभी इस साल से फलों का हमारी काम आप अमरूद ज्यादा शुरू करते हैं। हो जाएंगी। हाँ, फलों का ही काम है सिर्फ। खेती भी बंद कर दी और सब्जी तो करते ही नहीं हूँ शुरू से ही मैं। तो अमरूद शुरू हो रहे हैं इस बार, आंवले हैं पास में, बहुत सुंदर। और केला है। तो केला में उतनी सफलता नहीं मिली है मुझे जितनी मिलनी चाहिए थी। कारण उसका यह है कि मैं उनकी प्रॉपर उनको जो रोकना चाहिए, मतलब बेड़ी लगा के, केले पेड़ गिर जाते हैं मेरे, वो नहीं कर पा रहा हूँ ज्यादा मैं। किंतु मैंने राकेश जी का देखा है, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया अब काम है। और एक आदरणीय आध जी सदन के में। बहुत बड़े बड़े किसान, बहुत बड़े बड़े व्यापारी, जिनके पास हमें, व्यापारी और डॉक्टर लोग, ये हमारी अ, जैविक, जिनके पास ये हमें सर समय नहीं जैविक होता, केले की वो भी भंडारण समिति है वाली। खड़े रहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये केला जो है दिखा रहे हैं राकेश ये जी, इस टाइप पूरे से जैविक झुके पद्धति लगाना से पड़ता उगाए है गए इस पे। केले हैं। देखिए। हाँ, इस टाइप से पूरे झेके लगाना पड़ता है उनपे। आना पड़ता, मैं नहीं लगाया हूँ इसलिए मुझे नुकसान हुआ है उसका। जी। राकेश जी ने दिखा दिए हैं। और ये लकड़ी लगा लो ताकि गिर ना जाए, हम लोग आए तो हमें साबित हालत में मिले खाने के लिए। तो और हमारे सदन में अगर किसी भाई किसी किसान का कोई सवाल हो आदरणीय राकेश जी से तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये अद्भुत कार्य कर रहे हैं। सब्जी का आपने मार्केट का सुना, और इनके जो है जो काम कर रहे हैं। सदन में कोई भी किसान भाई अपने हैंड रीच कर सकता है और हमारे राकेश गौर साहब से संवाद कर सकता है। सदन का स्वागत है। कोई भी सवाल कर सकते हैं। और इसके पहले जी आदरणीय सुमित वर्मा जी, आपका हैंड रीच है, मैं आपका स्वागत करता हूँ। हाँ जी, धन्यवाद। राकेश जी, मैं थोड़ा लेट से जुड़ा था, तो आपने अपने खेत के लिए मतलब कितनी गाय रखी है अपने स्वयं से, और मैनेजमेंट में कैसा है, मतलब आपका लेबर ऑपरेशन जो है कैसा रहता है, कितना मतलब नियमित लेबर रखते हैं अपने दैनंदिन कार्य के लिए?
जी, गाय तो सर हमारे पास बड़ी 3 गाय हैं और एक नंदी है और इसके अलावा 4 छोटी बछड़ी हैं, जो अभी दूध नहीं दे रही हैं। तो ऐसे 8 मतलब पशुधन है हमारे पास में। और देख-रेख के लिए तो खैर हमारे पास खेत पे 2 वर्कर रहते हैं और यहाँ घर पे एक सब्जियों के लिए एक बाई को लगा के रखे हैं। ऐसे 3 तो रेगुलर रहते हैं हमारे पास में। अच्छा, जी, 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 धन्यवाद। 3 वर्कर रेगुलर रहते हैं हमारे। चलिए, आदरणीय सुमित जी, आपका वो सवाल पूरा हुआ। अब मैं आदरणीय पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और आज के हमारे योग आहार कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय पवन कुमार जी। जी, नमस्कार सभी को, प्रणाम। और आज की हमारी योग शिक्षिका प्रणाली बहन को भी बहुत प्रणाम है कि उन्होंने बहुत सुंदर आज योग कराया। और आज के मुख्य अतिथि राकेश गौड़ के घर में मुझे जाने का सौभाग्य मिला, उनका अभिनंदन है। उनके खेत को देखने का मौका मिला, उनके साथ वार्तालाप। और प्रदीप राज वर्मा जी के घर के रास्ते होते हुए जब हम इनके वहां पहुंचे तो उन्होंने हमारा बहुत स्वागत किया। खाने की तरह तरह की वस्तुएं हमारे सामने रखी, खेत का अवलोकन किया और उनकी बछिया के साथ भी मैंने थोड़ा सा अपना समय बिताया। तो इनको आपको बहुत मैं उस पल को याद करते हुए, विजिट के समय के उत्साह को, उमंग को याद करते हुए आपका बहुत आपके द्वारा किए गए कार्यों का जो हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है और आपने आज उसके बारे में बताया भी है। हम सब प्रेरणा लेकर के जो मार्केटिंग का जो आपने तरीका ढूंढ रखा है, निकाल रखा है और उसमें आप आगे कार्य भी कर रहे हैं, उसके लिए आपको आगे भविष्य में भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि मैं अभी सोच रहा था कि इतना अच्छा मार्केटिंग का जो कार्य है और हमारे उस प्रवास के दौरान अगर हमारे कुछ उपभोक्ता से भी हम थोड़ा सा मुलाकात कर लेते और ऐसा जी, अवसर अगर होता तो कितना अच्छा रहता, हमारी पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती। लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार जब ऐसा मौका मिलेगा तो उपभोक्ता से भी और किसान से भी और बीच में जितने भी काम करने वाले व्यक्ति हैं सबके साथ संवाद स्थापित करते हुए अपने इस कार्य को और कैसे बढ़ा सकते हैं, इस विषय पर भी हम शायद और बातचीत कर लेंगे। और बातचीत आप भी करिएगा कि वो अभी 100 का जो आंकड़ा है वो आगे बढ़े और इस बहाने और भी जो लोग हैं वो जुड़ करके उपभोक्ता को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में गुणवत्ता युक्त और केमिकल फ्री उत्पाद मिले, यही कामना है। इस कार्यक्रम में भी हम इसी चीज पर फोकस करते हैं। और जो हमारे द्वारा किए जाए जो भी कार्य है उसमें किसी न किसी तरह से हमें उसको एक नया रूप देने की जरूरत पड़ती है, उसमें इनोवेशन करने की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने जो इनोवेशन किया है वो अपने आप में एक बड़ा अद्भुत है कि आपने रेट को आपने फिक्स रखा है साल भर, चाहे वो रेट बढ़े चाहे वो घटे। तो इस चीज जी, को बारे में मुझे लगता है कि हमें उपभोक्ता के साथ अ, बातचीत और ज्यादा करने की जरूरत है कि उसको वो कैसे समझते हैं, जो समझ गए हैं उनसे भी विचार लेने की और उनके साथ वार्तालाप करने की आवश्यकता है कि वो कैसे समझते हैं और इस चीज का बाकी उपभोक्ता के मन में क्या है जो अभी इस चीज को नहीं समझ पाए। तो ऐसा जी, करते हुए जरूर रास्ता निकलेगा कि हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे काम करने के लिए एक रास्ता प्रशस्त होगा और शायद अन्य किसान भी और अन्य उपभोक्ता भी इस मुहिम से आगे जुड़ सकते हैं। आपके द्वारा किए गए कार्यों को मैं आपका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार से आप अपने कार्यों को जो आप कर रहे हैं उसको आप सफलतापूर्वक आगे ले जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बात यह भी कहनी है, अभी इसके बारे में भी
विस्तार से बातचीत करेंगे। आज 11 बजे से एक वेबिनार किया गया है, शायद उसके बारे में बातचीत हुई है, कल कुछ चर्चा हुई है, तो वो वेबिनार को भी आप सब लोग अटेंड जरूर करिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति आएंगे और जो संस्थान आएगा वो किसानों के लिए और बच्चों के लिए और इस तरह से जो इनोवेशंस की बात कर रहे हैं, हम नवाचार की बात कर रहे हैं, उसके लिए उसने बहुत काम किया है। तो उस विषय पर भी चर्चा में जब हमारी बातचीत हो जाती है तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और शायद नर्मदापुरम में जिन स्कूल में हम लोग गए थे उनमें से उनके बच्चे और उसके जो अध्यापकगण हैं वो भी शायद जुड़ने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा भी आप अपने नेटवर्क में और भी ऐसे लोगों को प्रसारित करने का प्रयास करिएगा, जिससे कि लोगों को लाभ मिल सके और हम नवाचार के माध्यम से अपनी खेती में और अपने जीवन में आने वाली विभिन्न तरह की समस्याएं, खेती ही नहीं, हम दूसरे विषय पर भी अगर हम बातचीत करें, हमारे जीवन में कोई भी परेशानी होती है उसके लिए हम कोई समाधान ढूंढते हैं, उसके लिए एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, तो वो सॉल्यूशन को पहले तो आइडिया स्टेज में होता है, वो धीरे धीरे आइडिया से कुछ क्रिया में आता है, उसके लिए उसका आइडिया से सॉल्यूशन की तरफ करते हैं। अगर उसमें आइडिया से उसमें कुछ चीज बनाने की आवश्यकता होती है तो उस बनाने की तरफ बढ़ते हैं, और फिर उसकी टेस्टिंग का काम करते हैं, और फिर उसको हम आगे जा करके उसको प्रसारित करने का होता है, जिससे कि उस समस्या का उस क्षेत्र में जो भी चीज हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे हमारे रोजमर्रा के जीवन में कोई भी ऐसी चीज आती है जिससे कि हमारी उत्पादकता बढ़ सके, हमारा हमारी मेहनत में कमी आ सके, इन सब चीजों पर भी आज हम बातचीत करने वाले हैं 11 बजे से। और मुझे लगता है कि आप लोगों की जितनी जिज्ञासा होगी उतना ही उस संस्थान के जो वैज्ञानिक हैं वो अपना योगदान दे पाएंगे। हालांकि हमने समय का 1 घंटे का समय उसमें रखा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आवश्यकता हुई तो उनसे अनुरोध किया जा सकता है कि वो किसी अन्य दिन भी इस चीज पर अपना विचार दे दें और अपने जो है वक्तव्य दे दें। और उनके द्वारा अभी तक के जो किए गए कार्य हैं, जिसमें कि हजारों किसानों को और हजारों ऐसे विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा है, नई तकनीक बनाने में, इजाद करने पर, और उसके लिए उनकी तरफ से आर्थिक सहायता भी दी गई है, तकनीकी सहायता भी दी गई है, पेटेंट करने का काम भी किया गया है। और अगर जो किसानों ने नई वैरायटियां निकाली, जैसे सदन में 2 हमारे कम से कम ऐसे व्यक्ति हैं, किसान हैं, जिन्होंने की नई वैरायटी का इजाद किया है, प्रकाश रघुवंशी जी वाराणसी से और श्री हरिवंश शर्मा जी हिमाचल से, जिन्होंने सेब की वैरायटी का इजाद किया है। उनकी सारी प्रक्रिया को हैंड होल्ड करते हुए, उसकी फील्ड टेस्टिंग करते हुए वो इस संस्था ने काम किया है, भारत सरकार की संस्था है, तो इसलिए उनके साथ हम संपर्क करते हुए उनके अनुभवों से और उनके द्वारा जो भी कार्य किए हैं जा रहे हैं उससे हम लाभ लेने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए हम आज की तरफ से ये एक सूचना, जरूरी सूचना देनी थी, और इसके बारे में हम जो तैयारियां अभी तक की गई हैं उसके बारे में मुन्नीलाल जी अगर कुछ बातचीत करना चाहते हैं, या और जिनसे उन्होंने बातचीत की है उन्होंने कुछ तैयारी की है तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे। जी धन्यवाद और ओम सभी को नमस्कार। और राकेश जी और प्रदीप राज वर्मा जी के वहाँ जो हम विजिट किया था उसकी मधुर यादें अभी भी हैं, जिंदगी भर रहेंगी। आपको बहुत अभिनंदन, नमस्कार, धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार सर जी, आपका स्नेह और आपने जो वहाँ प्रवास करके जो छाप छोड़ी है उसको हम किसान भाई भी कभी नहीं भूल पाएंगे। जैसा कि आपका स्नेह और जो मिला आपके विजिट के दौरान आदरणीय राकेश गौर साहब के यहाँ जो पहुँच करके जो वहाँ स्नेह और प्यार और जो स्वागत सत्कार हुआ। राकेश जी हमेशा कभी भी किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम हो
कभी इनके इसमें ना तो है ही नहीं है, हमेशा हाँ करते हैं और पूर्ण सहयोग करते हैं और हमेशा तत्पर रहते हैं हर कार्य के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, समाज के लिए, हर तरह से। मैं राकेश जी के सपरिवार हमेशा स्वस्थ और सुखी रहने की प्रार्थना के साथ इनका हमेशा अपना तरक्की करें। और जो आप समाज में प्राकृतिक जैविक खेती करके जो उत्पादन उगा करके जिन मार्केट में इतना अच्छा व्यवहार बनाए हैं कि अब खुद देखिए कि 2 रुपये किलो टमाटर अगर मार्केट में मिल रहा है तो वो उपभोक्ता राकेश जी का 40 रुपये किलो का टमाटर खरीदते हैं। और राकेश जी का भी समर्पण देखिए कि मार्केट में 150 रुपये किलो और 100 रुपये किलो टमाटर बिकता है तो भी राकेश उसको 40 रुपये किलो ही देते हैं। ये अद्भुत अलग से एक हट करके जो कार्य किया है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। ये अपने पतंजलि समृद्धि प्रोग्राम और जैविक प्रमाणीकरण के जो आपके ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं आपके, जिसके माध्यम से आप लगातार अपना कार्य करते जा रहे हैं और प्रगति पे हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि जो आदरणीय पवन कुमार जी ने जो बताया है कि आज 11 बजे एक वेबिनार होने वाली है, तो मैं सदन को से निवेदन करना चाहता हूँ कि उस वेबिनार की मैंने लिंक अभी उसमें चैट बॉक्स में डाल दी है, उसको आप अपने किसानों तक किसी महाविद्यालय के स्टाफ छात्रों को भी आप शेयर कर सकते हैं। यह कार्यक्रम बहुत ही अनुकरणीय है। जो संस्थान हमारे जो नवाचार किसान करते हैं उनको वित्तीय सहयोग के लिए भी अग्रणी रहती है। ऐसे संस्थान से परम आदरणीय पवन कुमार जी ने हम सब के किसानों के कल्याण के लिए उनसे संवाद किया, संवाद करके उन्होंने जैसे समय दिया है तो उस समय का हम सदुपयोग करते हुए 11 बजे के पहले हम सभी को कॉल कर लें, कॉल करके यह लिंक भेज दें और लिंक भेज करके और हम उत्कृष्ट किसानों को, अपने साथियों को जो जैविक प्रमाणीकरण जो पीएस के किसान हैं और जो अपने प्रशिक्षित किसान हैं जो जैविक प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन सबको यह लिंक आप शेयर कर सकते हैं। और इसके बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में, वेबिनार के बारे में अगर कोई कुछ सवाल करना चाहता है, पूछना चाहता है, समझना चाहता है तो एक एक करके आप पूछ सकते हैं। अपना अनम्यूट करके या हैंड रेज करके आप इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं सदन से। हम जी आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी, आपका स्वागत है, आप संवाद करिए। सदन को नमन, सभी हमारे वरिष्ठ जनों को नमन। मैं ये पूछना चाह रहा था भाई साहब कि ये जो इसमें गूगल मीट है तो इसकी लिमिट होती है, तो क्या इसमें कितने किसान तक अब वो कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा किसानों को दे दिए फिर दिक्कत हो जाए। जी, इसमें एक लिमिट 100 तो के आसपास की होती है, तो इसकी इसी तरह मतलब 100 लोग तक हो जाते हैं। जी, मतलब सेलेक्टिव किसानों को देना है। जी सर, तो दे सकते हैं आप इनको, अभी दे सकते हैं, जुड़ सकते हैं लेकिन जी। कोशिश। राकेश जी म्यूट कर लें। जी सर, राकेश का म्यूट हो गया जी है, सर, थोड़ा सा आवाज आएगी। जी जी जी, तो इसको आप दे दीजिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और मतलब सेलेक्टेड किसानों को दे दे, 5-6 किसानों को जो जैविक हाँ का हाँ, कार्य कर रहे हैं। जी जरूर, जो अच्छे थैंक काम करने वाले हैं, उत्कृष्ट किसान हैं, नवाचार की तरफ काम कर रहे हैं, उनको तो जरूर जोड़िएगा। जी बिल्कुल जी। और इसमें जैसे हमारी लोगों की रुचि होती है तो हम जो आमंत्रित वैज्ञानिक और साइंटिस्ट हैं उनसे हम अनुरोध कर सकते हैं। ये अनुरोध आप सब लोग, जो प्रश्न काल होगा तो उसमें उनसे बातचीत करके अलग से भी टाइम ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही बार में हम सारे चीज बता पाए, बता सके, समझ सके, तो इनसे भी आप कर सकते हैं। और ज्यादा जो उनके कार्य हैं उसके आधार पर, क्योंकि ये फील्ड विजिट भी करते रहते हैं, तो ये भी प्रस्तावित किया जा सकता है कि आप हमारे जिले में, हमारे क्षेत्र में आकर के इसके बारे में और ज्यादा किसानों को केवीके के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से और ज्यादा लोगों तक आप फेस टू फेस भी रूबरू होने का इस तरह से भी निवेदन उनको किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये संवाद की बात है कि हम कैसे संवाद करते हैं, कितनी रुचि दिखाते हैं और उसको ले जाने के लिए आगे क्या करने के लिए हम दिखाते हैं। तो ये इस तरह से आदान प्रदान की जो कड़ी है उसमें हम अपना बात रखें और अपनी बात पहले को सुनना है
कि वो क्या कर रहे हैं, उसके बाद संवाद उनके साथ जारी रहे। जी नमस्कार। जी धन्यवाद भाई। जी सर। जी, जैसा कि सर ने बताया है कि संवाद हम जैसे आप बालाघाट जिले में उनको आमंत्रित कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपके आमंत्रण करने से अगर उनकी सहमति मिल जाती है तो बालाघाट जिले के किसानों का कल्याण हो जाएगा, छात्रों का भला हो जाएगा और विभिन्न प्रकार का उनका जो मार्गदर्शन है वो मिलेगा, जिससे हम भविष्य में बहुत आगे जा सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप जरूर जब उनका प्रश्नकाल का समय हो तो उनसे संवाद करिएगा और उनको आमंत्रण करिएगा। डॉक्टर साहब रोशन लाल जी। जी बिल्कुल भाई साहब। जी और जी और आप अधिक से अधिक किसानों को लिंक भेज दीजिए, उसकी चिंता नहीं करिए, क्योंकि किसान कोई कोई नेटवर्क में रहता है, कोई आता रहता है, कोई जाता रहता है, तो अपनी संख्या लगभग 100 बनी रहे, तो कोई वेटिंग में रहेगा तो वो जुड़ जाएगा और जो नेटवर्क से बाहर हो जाएगा वो निकल जाएगा। तो जो जी पहले जुड़ेगा वो जुड़ जाएगा। तो आप तो अपने हिसाब से किसानों को लिंक शेयर कर देना। जी जी बिल्कुल। और किसी भाई बहन का कोई, हाँ, कोई चर्चा करना चाहता है इसके वेबिनार के बारे में या आज के व्यवहार कार्यक्रम के बारे में, कोई पूछना चाहता है, कोई संवाद करना चाहता है तो सादर आमंत्रित हैं। आज का कोई विषय नहीं है क्या वैसा? आज शरद वर्मा जी का हेलो। विषय आज का था प्राकृतिक जैविक खेती का विषय था और पीजीएस का विषय था, जो हमारे राकेश गौर साहब ने बताया, शायद आप लेट जुड़े होंगे। आदरणीय गजानन पवार साहब, आज एक वेबिनार होने वाली है 11 बजे। नहीं, वो तो सुन चुका हूँ मैं, वो उसको जुड़ूंगा भी। 11 बजे। हाँ हाँ, और कोई उत्कृष्ट किसान है तो उनको अपन लिंक भेज सकते हैं। हाँ। जी जी। आदरणीय गजानन बाजड़ जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? गजानन बाजड़ जी, शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच रही। जी आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद मुनीलाल जी। हालांकि मैं राकेश गौर साहब जी ने जो बोला है बहुत अच्छी जानकारी दी, उन्हीं से जुड़ा सवाल था, लेकिन आपने बोला कि भाई इनोवेशन के बारे में बोलो, इसलिए मैं रुक गया था। गौर साहब से मेरा आप पहले, आप डॉक्टर साहब आप राकेश जी से कर लीजिए पहले और फिर उसके बारे में बोल लीजिए। राकेश जी से आप बात कर सकते हैं। जी राकेश जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि जो फिक्स रेट पे आप किसानों को यानी जो उपभोक्ताओं को माल देते हो जी। तो वैसा ही काम नागपुर में भी चलता है। पीछे भी हमने बोला था यहाँ पे, मतलब आपकी जानकारी के लिए और सदन की जानकारी के लिए, जैसा कि पवन सर ने भी बोला था कि भाई इसमें और एक्सटेंशन क्या हो सकता है, तो नागपुर में एक 2-3 साल से एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि किसानों को 40 रुपए के हिसाब से पैसा दिया जाता है, उनसे माल नागपुर में लाया जाता है और उपभोक्ताओं की एक यादी बनाई है, करीबन 500 किसानों, आपके 500 उपभोक्ताओं की, उनको 50 रुपए के हिसाब से माल दिया जाता है साल भर। और बीच वाले जो 10 रुपए है उसमें किसानों ने सचमुच जैविक बनाया कि नहीं, इसके एक मॉनिटरिंग टीम घूमती है, रोज घूमती है कि जो बराबर वो जैविक बनाते हैं तो उन्हीं से माल लिया जाता है। साथ ही साथ किसान का जो दुकान का किराया है, वहां पे काम करने वाले कर्मचारी है, ये सब 10 रुपए में वो कर लेते हैं, प्रॉफिट के हिसाब से नहीं। और इस हिसाब से, इस तरह से 3 साल से वो प्रयोग चल रहा है। करीबन 500 से ज्यादा उनके उपभोक्ता है और 40 से 50 उनके जैविक किसान हैं जो रेगुलर माल देते हैं। और उन्होंने एक तरीका बनाया है कि उस तरह से कि कौन से रूट से माल आएगा, ताकि वो ट्राली लोड या ट्रक लोड ऐसा रोज माल आता है और उससे वितरण की व्यवस्था जो है वो की जाती है। ये तो एक जानकारी थी। मेरा सवाल जो था कि गौर साहब आपने जो बोला कि कुछ चीजें जो है कि उनका, स्पेशली गेहूं का बोला आपने कि उसकी उपज जो है 8 क्विंटल, 10 क्विंटल या 12 क्विंटल आती है, और जो सामान्य रासायनिक खेती में होती है उतना आता नहीं। तो मैं थोड़ा अचंभे में इसलिए गिरा कि आपने 4-5 साल से ये खेती कर रहे हो, हालांकि 3 साल के बाद में उपज या गेहूं की या किसी भी फसल की हो वो सामान्य होती है, तो आपकी गेहूं की या और चीजों की
फसल जो है वो सामान्य क्यों नहीं हुई, उसका क्या कारण आपको लगता है, ये मैं और सदन जानना चाहता हूँ। धन्यवाद। उसका कारण या तो सर ये हो सकता है कि उतना अपन उसको पोषण आहार दे नहीं पा रहा हूँ, ये तो ये हो सकता है। या फिर वैरायटी का भी अभी तक वैरायटी हम जो चलन में थी लोकल में उस हिसाब से चल रहे थे, या तो वो हो सकता है। ये ऐसी 2-3 चीजें हो सकती हैं। बाकी हमारा उपयोग अभी तक मतलब जो कहते हैं लोग कि भैया 16 क्विंटल हो गया या 20 क्विंटल हो गया, इस टाइप से हमारा अभी तक नहीं आ पाया वो। गौर साहब, बाकी चलिए। लोगों के जो हमारे पास तथ्य है उनका जी यही कहना है कि भाई 3 साल तक तो सामान्य नहीं होता, लेकिन 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, क्योंकि मैं वर्धा जिले में रहता हूँ, वर्धा जिले के 2 किसान हैं, एक देवतारे करके है जो करीबन 8-10 साल से गेहूं का काम कर रहे हैं, और जी दूसरी हमारी सविता बहन है, वो भी काम करती है। ये दोनों का अनुभव ऐसा है कि चौथे साल के बाद में केमिकल खेती में जितनी उपज होती है गेहूं की, उतनी ही उपज होती है। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूं कि उससे कम नहीं होती, तो उसके और भी क्या कारण है, इसका थोड़ा आप खोज कीजिए, और ताकि यह जो लग रहा है आपके कथन के बाद में कि भाई जैविक खेती में गेहूं की उपज कम होती है, तो इसके कारणों की मीमांसा करके इस बार आप ऐसा प्रयत्न कीजिए ताकि उसमें वो कमियां दूर हो जाए। धन्यवाद। जी मैं इस बारे में कुछ बात रख सकता हूँ क्या? जी जरूर बाजेट जी बताइए। नहीं, पवार हूँ मैं, पवार, बाजेट जी बोलती नहीं। गजानन पवार बात कर रहा हूँ। हेलो जी बोलिए, स्वागत है आपका। गजानन पवार बोल रहा हूँ। हाँ। तो इसमें कैसा है, ये मैंने अभी गूगल पे सर्च किया है, ये जो रीजेनरेटिव खाद बनता है तो उसकी एक रेसिपी बनी। जैसा अभी पवन कुमार जी ने बोला था कि अपने दिमाग में कुछ आइडिया आती है फिर उसका अपन प्रयोग करते हैं, तो मैंने वो कपास पे प्रयोग किया ये साल। तो उसमें क्या करना है, मुझे वो आइडिया करके अभी एक बैरल सिस्टम से बना लेना है बायोचार, 3 बैग, मतलब ये 50-50 किलो वाली 3 बोरी। फिर वो 3 बोरी बायोचार को, मतलब कोयले को 50 किलो खड़े नमक के पानी के साथ में भिगो के रख देना है एक 12 घंटे में, ताकि वो जो खड़े नमक में जो बेसिक मिनरल्स रहते, सब जो मतलब पौधों के लगने वाले या जीव सृष्टि को लगने वाले जो भी मिनरल्स है वो नमक में पाए जाते। ये पवनकर, डॉक्टर पवनकर का संशोधन है, उन्होंने उनका ये भी मैं वो भी माहिती शेयर कर दूंगा। फिर जो ये अपना होममेड वेजिटेबल कंपोजर आजकल मैं जिसको बोल रहा हूँ, क्योंकि एक एक्सीडेंटली चीज घटी थी कि गोबर में 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु होते हैं। तो अपन गाय का गोबर या गोवंश का, उसमें थोड़ा बैल का भी ले लेना चाहिए। बैल का मुझे मेरे दिमाग में एक बात चल रही, क्योंकि फीमेल फैक्टर में स्खलन होता है पर मेल फैक्टर में उतना नहीं होता। तो जैसा ये कैल्शियम की कमी होना या कुछ ये होना, ये अक्सर लेडीज में पाया जाता है, मगर वो आदमी में नहीं रहता। तो उसी तरह बैल में, तो इस आधार पे अपन ने कुछ बैल का भी गोबर उसमें लेना चाहिए, और 5 लीटर गोमूत्र, 2 किलो महुआ फूल और 2 किलो गुड़, इसका घोल बना के 200 लीटर पानी में ड्रम को धूप में रख देना है। तो जिस तरह से गर्मी रहेंगी तो कम से कम 7 दिन में या ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन में वो अपना 200 लीटर का एक कल्चर बन जाता, जिसमें करोड़ों में जीवाणुओं की संख्या रहती। फिर इधर अपन ने जो ये बायोचार बनाया बैरल सिस्टम से या अग्निहोत्र पात्र से, तो ये संशोधन के आधार पे 1 ग्राम कोयले में आधे एकड़ में जितने छेद होते हैं उतने छेद 1 ग्राम कोयले में होते हैं। तो फिर ये घोल अपन ने बना लिया, तो ये जैसा नमक मिलाया हुआ बायोचार 3 बैग, उसमें 1 क्विंटल डालना है, कोई भी डीओसी या ढेप। तो अभी मालेगांव नासिक के पास में एक एरंडी की फैक्ट्री है, तो वहां पे वो
10.5 रुपए किलो से एरंडी की डीओसी देती है, जिसमें 1% ऑयल का भी होता है। तो वो 1 क्विंटल डीओसी, उसमें फिर 3 बैग डालना है अपनी गोबर खत की, और 3 बैग डालना है ये पोल्ट्री का खत। तो पोल्ट्री में अगर जिन्होंने ये राइस हस्क के लीटर पे अगर बना है तो वो 3 बैग लीजिए, और बाकी कुछ दूसरा होगा तो एक आधी बैग उसमें बढ़ा दीजिए। फिर उसमें 20-25 किलो डाल लीजिए अपना ये गिट्टी स्टोन क्रशर डस्ट, और 10 किलो मक्के की पाउडर मुझे ऐसा भुरभुरा ऐसा रवे टाइप का, और इसका सब एक हीप लगा के उसमें ये जो 200 लीटर अपना होममेड वेजिटल कंपोजर बना है, ये वो कल्चर से उसको भिगा दीजिए। फिर महीने 2 महीने में एक पलटी देते हुए 3 महीने के बाद में इसको अपन अगर एकड़ में 10 बैग 5 बैग जो भी अपनी क्षमता के अनुसार फसल को अगर दिया तो ये रीजेनेटिव कार्य करता है। मुझे जमीन की उर्वरता शक्ति भी बढ़ते जाएंगी और फसल भी बढ़ते जाएंगी। तो पिछले साल जो मेरे एक दोस्त यहाँ कारंजा के पास में, तो उनको जो सोना मोती गेहूं जो है वो सब लोग जानती है, वो जवारी के आकार का होता है, गेहूं का कलर होता है उसमें। तो आधे एकड़ में 9 किलो बोया था और वो 9 कुंटल उनको फसल हुई है। तो अभी आप जीवाणु डाल रहे हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं अपन, ऑर्गेनिक कार्बन या बायोचार के सिवा कोई भी चीज का फिक्स रह नहीं सकता, क्योंकि अपन गोबर खाद भी डालते तो फिर अपने पुरखे भी बोलते थे 3 साल में गोबर खाद डालना ही पड़ता है। ये जैसा टेरा प्लेटा में जो संशोधन हुआ तो ये रीजेनेटिवली कार्य करता है। तो ये अगर ऐसा अपन ने ये खाद बना के अगर डाला तो इसमें 2 चीजों का फायदा होगा। एक तो जमीन सुधरेगी और जमीन का पीएच मेंटेन होते हुए खरपतवार कम हो गई, और इसमें से जो झर के पानी जाएगा, तो कल पानी की भी बात चली थी, तो वो पानी भी साफ हो जाएगा। धन्यवाद। आदरणीय पवार साहब, इससे जुड़ा कोई वीडियो या पीडीएफ आपके पास हो शेयर कीजिए ग्रुप में। आदरणीय सुमित वर्मा जी उसके लिए संवाद कर रहे हैं। आदरणीय गजानन साहब जी, गजानन पवार जी। जी राकेश जी। हाँ बोलिए। आदरणीय गजानन पवार साहब ने आपका जो उत्पादन बढ़ाने के लिए जो उपाय बताए हैं उसके डॉक्यूमेंट भी आपको भेज देंगे, तो उसका अध्ययन करके उसमें वो प्रयोग करिएगा जो आपने बताए हैं आज। और ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो सुन भी सकते हैं कई बार, और उसको नोट भी कर सकते हैं, और जिससे आपका उत्पादन जो है सामान्य आ जाए। ठीक है ना? ठीक है। जी जी। और मैंने जो एक लिंक डाली है उसमें भी सभी अपने अपने किसानों को इसको शेयर कर दें, ताकि जो है सब 11 बजे जुड़ सके। जी। हमारे बीच में आदरणीय दिनेश सेमवाल जी। जी 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 आदरणीय धन्यवाद। सेमवाल जी सादर आमंत्रित। जी आदरणीय धन्यवाद। मेरी आवाज शायद पहुंच रही होगी। और आज के मुख्य अतिथि जी का हार्दिक अभिनंदन है। और उन्होंने जो बात कही है कि किस तरह से वो मार्केटिंग की व्यवस्था करते हैं, ये सभी बातों में ऊपर रहती है और उस बात की आवश्यकता है। ये मनोवैज्ञानिक ढंग से अपनी बात को आगे रखना और उसे आगे बढ़ाना एक तरह से लोगों का विश्वास कायम रखने जैसा है, और लोगों का विश्वास आपके उत्पादों पे है, इसलिए आपका रेट मेंटेन रहता है। और आपको देख करके, जी आपको सुन करके मुझे अपने
कस्बे के एक अच्छे दुकानदार श्री अनिरुद्ध कुमार जो कि देहरादून में हैं, उनके बहुत सारे ग्राहक हैं। वो अपने सामान पे ज्यादा नहीं, 1 रुपया ज्यादा रखते हैं, लेकिन हर सामान चावल से लेकर के, दाल से लेकर के और आटे से लेकर के वो हर सामान की छनवाई करते हैं। जैसे चावल आ गया तो वो अलग से छानेंगे और उनके लोग 10-20 लोग अलग से लगे रहते हैं। और पूरे उनके यहाँ एक बहुत सारे मॉल खड़े हो गए हैं, लेकिन अनिरुद्ध कुमार की चौथी पीढ़ी लगातार इस रिकॉर्ड को कायम कर रही है कि 1 रुपये ज्यादा लेकर के लोग खुशी खुशी उन्हीं के पास जाते हैं कि 1 रुपया ज्यादा है, लेकिन जो स्वच्छ सामान वहां मिलता है। तो ये एक साइकोलॉजी स्थापित करना, मनोविज्ञान स्थापित करना, ये विश्वास कायम रखना, यह बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, ये बहुत बड़ा सबक दे रहे हैं, बहुत बड़ा पाठ वो हमें पढ़ा रहे हैं कि उपभोक्ताओं का जो विश्वास है उसको हमें बनाए रखना है। यही जैविक खेती की प्राथमिक आवश्यकता है। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि जी का हार्दिक अभिनंदन है, और आज के हमारे जो योगाचार्य जी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम इस तरह से आगे बढ़ते रहें। हाँ, जो आज कार्यक्रम के बारे में बताया गया है 11 बजे, तो अधिकाधिक लोग वो की जो कि इच्छुक हों वो जुड़ जाएं और संख्या 100 से ऊपर भी चली जाए, तो इससे ये आभास होगा कि हम दूसरे दिन भी निवेदन कर सकते हैं जो अतिथि हैं उनसे कि हमारे किसान ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो अधिकाधिक लोगों को जोड़ने की कृपा कीजिएगा, और अगर ज्यादा लोग हो जाते हैं, संख्या बढ़ जाती है, तो दूसरी व्यवस्था अवश्य देख सकेंगे। धन्यवाद, प्रणाम। ओम। जी दिनेश जी, अभी जो संवाद हुआ है आपका जैसे आदरणीय रघुवंशी जी से या हरिवंश जी से या जिन जिन से, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताने का कष्ट करें, कौन कौन जुड़ेगा, ताकि सदन को भी ये जानकारी हो कि इसमें विशेष व्यक्ति भी जुड़ने वाले हैं, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ किसान ही जुड़ रहे हैं। जी जी आदरणीय, इसमें जो जब आपने सूचना दी तो पहला संवाद मेरा प्रकाश रघुवंशी जी जो कुदरत सीट बनारस से हैं उनसे हुआ। तो उन्होंने खुशी खुशी बताया कि योगाहार का प्रोग्राम है, लेकिन दूसरी टाइम पे 11 बजे, तो मैं उससे जुड़ूंगा। और वो कई बीजों का उन्होंने नए बीज तैयार किए हैं और रजिस्टर किए हैं, और इनोवेशन फाउंडेशन ने उनको इन बीजों को आगे बढ़ाने के लिए सहायता की है हर समय। और साथ में हरमन शर्मा जी, जो कि हरमन सेब वैरायटी 99 के हरमन 99 को आगे बढ़ा रहे हैं देश भर में, चाहे वो मरुस्थल हो, हिमालय हो। तो इनको भी इनोवेशन फाउंडेशन ने सहायता दी है और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। साथ में ही रावले साहब, जो सागर रावले जी हैं, वो आने वाले हैं। अभी उन्हें एक कृषि कर्म अवार्ड, बड़ा अवार्ड माना जाता है, वो मिला है। और साथ ही महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से भी कुछ किसान जो कि जैविक खेती की बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैंने उन्हें मैसेज किया है, तो उन्होंने मैसेज में हामी भरी है। अभी मैं कुछ लोगों से वार्तालाप करने वाला हूँ। साथ में हिमाचल प्रदेश से अग्रणी किसान जुड़ने वाले हैं। पद्मश्री नेकराम शर्मा जी भी जुड़ेंगे। उन्होंने ये हामी दी है कि वो आसपास उनका कोई कार्यक्रम है, लेकिन वो जुड़ेंगे। और साथ में पद्मश्री यहाँ पे प्रेमचंद शर्मा हैं उत्तराखंड से, वो भी जुड़ेंगे। और इनके साथ ही बहुत सारे ऐसे किसान जो कि इनोवेशन में, नवाचार में लगे हुए हैं, वो इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तो और मैंने दोबारा जिनको मैसेज किया है उनको फोन नहीं किया है, तो मैं फोन करने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे किसान इसमें जुड़ने वाले हैं। उसके साथ साथ कुछ वैज्ञानिक लोग भी जुड़ने वाले हैं, और कुछ 5-6 विद्यार्थियों से मैंने कल वार्तालाप की, तो कुछ विद्यार्थी भी जुड़ने वाले हैं सर। जी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। और आपका जो काम आपको सौंप दिया जाता है वो आप बड़े प्रामाणिकता के साथ निभाते हैं। आपने सबसे संवाद कर लिया है, और इसमें जो विशेष कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, जो पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत जो किसान हैं, जो उनसे भी मेरा निवेदन है, कल मैंने मैसेज दिया है कि वो भी अपने किसानों को अपने जोड़ने का इस वेबिनार में कष्ट करें। आदरणीय बने सिंह जी, आपका स्वागत है, आप अपनी बात रख सकते हैं। बने सिंह जी, जी आवाज ओम। पहुंच रही हो तो आप अपनी बात रखें। जी
जी ओम। जी परिवार के सभी लोगों को प्रणाम। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसी विषय को सदन में दोहराने में बहुत बड़ा योगदान और सभी लोगों को सफलता मिल सकती है। आज के हमारे मुख्य अतिथि से मेरा निवेदन कि जैसे कितने प्रकार की आप सब्जियां लगाते हैं और उस पे कीट प्रबंधक कैसे करते हैं। जी नमस्कार। जी सब्जियां सर सीजन के हिसाब से सारी सब्जियां लगाते हैं, जैसे कि अब अभी जो सब्जियां लगने वाली हैं ठंडी की, तो वो सारी भाजी हैं, मूली है, चुकंदर, गाजर और गोभी की वैरायटी सारी जो भी हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मतलब सीजन के हिसाब से सारी सब्जियां लगाते हैं। लगभग मतलब 25 के आसपास की वैरायटी रहती हैं अपने पास में। 12 महीने ये रेगुलर लगते रहती हैं। और कीट प्रबंधन में तो बस वो बवेरिया बेसियाना है, मठा है स्प्रे में, और अपना जीवामृत का स्प्रे साथ में मिक्स करके चलते रहता है। एक नीम ऑयल डाल देते हैं। नीम ऑयल जैसे कोई रोग ज़्यादा रहता है तो उसका डोज बढ़ा लेते हैं, और रोग नहीं रहता तो उसका एक 30 ml 40 ml के आसपास का डालते हैं, तो इससे कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद अगर नहीं कंट्रोल हो, कई बार होता है कि कुछ ज़्यादा रोग बढ़ जाए तो कभी कभी नुकसान हो जाता है, बाकी ऐसा कम होता है, नुकसान की कंडीशन कम बनती है। इस बार थोड़ी सी, जैसे मैं पहले ही बताया कि ईल का प्रकोप एकदम से वो तम्बाकू इल्ली, काली इल्ली कंट्रोल नहीं हुई, उसमें थोड़ा नुकसान कर गई है, मतलब पत्तियां खा गई है सब सब्जियों के, तो उसमें नुकसान हुआ है। हालांकि फिर वो अपने आप दिख भी नहीं रही, चली गई हैं कहीं या खत्म हो गई, जो भी कंडीशन बनी, मगर फिर नए पीके मतलब बेल से चलने लगे हैं, तो मतलब वापस फिर वो अपने आप हो जाएगी। जैसे अपने अपने डोज चलाएंगी अपना जीवामृत और ये नवधान सैलरी आटा, तो ये इससे फिर कंट्रोल हो जाएगी, फसल फिर चलने लगेगी। कभी कभी आती है ऐसी कंडीशन, हमेशा नहीं रहती, मगर इस टाइप से हम रोगों का नियंत्रण करते रहते हैं। पंजाब वाले जाट बावला जी जो मिट्टी का उपयोग करते हैं वो नहीं करते कि आप लोग मिट्टी का स्प्रे अरंडी का तेल या सरसों का तेल में? नहीं सर, ज़्यादा कुछ तो खैर नहीं करो, क्योंकि बहुत सारी अपने अपने सब प्रैक्टिकल अलग अलग वो रहते हैं, तो क्या है और भी खेती का काम रहता है, तो मतलब ज़्यादा तो नहीं उलझ पाते हम लोग भी काम में। हमारा यही सोचना है कि भाई अपन एक 5 एकड़ की जो हम जैविक खेती करते हैं उसमें उत्पादन हो या कम हो, जो भी हो, तो उस पर संतुष्ट रहते हैं। मतलब ऐसा उत्पादन की ओर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बस ये है कि गुणवत्ता बनी रहे, मतलब अपना जैविक पद्धति से करते रहे, गुणवत्ता बनी रहे। तो ज़्यादा तो नहीं करते। मिट्टी का तो फिर अभी तक नहीं किया हमने, सुना जरूर है मगर नहीं किया अभी हमने। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। राकेश जी के स्वभाव को सदन समझ रहा है कि राकेश जी कभी मतलब इसमें इनकी सरलता और सहजता और संतुष्टि ही इनकी पूंजी है, और जो इनके ऊपर जो उपभोक्ता और हम सब विश्वास करते हैं कि ये जो आ रहा है, जो हो रहा है, और बस क्वालिटी का विशेष ध्यान रखते हैं। ये बहुत बहुत शादवाद राकेश गौर साहब। और जी आज रामकृपाल पटेल साहब जो हमारे पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी हैं छतरपुर मध्य प्रदेश के, उनका आज जन्मदिन है। तो हम सब जो है सदन की ओर से उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। रामकृपाल जी अगर वीडियो खोल सकें तो अपना खोल लें, और हम सब अपने आपको बधाई देंगे, और फिर हम आभार करके आज का कार्यक्रम समापन करेंगे, क्योंकि हम वेबिनार की हमें तैयारी भी करना है। आदरणीय रामकृपाल पटेल जी सदन में उपस्थित हैं। जी महोदय जी, ओम प्रणाम। सदन में शायद आवाज नहीं पहुंच रही होगी। आवाज पहुंच रही है। रामकृपाल जी की तरफ से हीरालाल जी बोल रहे हैं। भैया हीरालाल जी उनको प्रकट करो। वो तो हाँ वो तो बोलोगे ही हो आप। नहीं पा रहे हैं। आप जन्मदिन की हार्दिक बधाई, जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी जी, बहुत सुंदर। जी जी, उनकी तरफ से जब से ये आप वो हर सभी को कार्यक्रम बहुत बहुत संचालित आभार, है धन्यवाद, तभी से साधुवाद। अनम्यूट करके बधाई दे सकते हैं, और फिर इसके बाद हम समापन करेंगे योगा कार्यक्रम का। बहुत बहुत बधाई एक एक रामकृपाल करके पटेल जी को। बिना बुलाए दे दो। बहुत बहुत बधाई आपको हाँ रामकृपाल पटेल जी।
आदरणीय पवन सर जी बधाई दे रहे हैं और हीरा लाल जी ने बीच में पकड़ ली है वो बधाई और ये दे देना भैया पूरी जय को चलिए भैया आदरणीय पटेल साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई और सबको खिला दो मिठाई। बधाई दे रहे हूँ जी श्रीमान जी ओम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को सभी जनों को। ओम प्रणाम वंदे मातरम। बधाई जो है तो बीच में कैच करा जा रहा है जी हीरा लाल जी सो हमने की जय की पहुंचा दियो नहीं बीच में रख लो यही तो ले आते फोन। आदरणीय रामकृपाल पटेल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत भाई बधाई, साहब को भी बहुत अभिनंदन। बहुत जी बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया सुंदरकांड सुना हमने आज और शंख ध्वनि तो गानी का है फिर जी। सब आप लोगों का आशीर्वाद है। नहीं ईश्वर की कृपा है सब। ठीक है भाई साहब वो चलिए और कोई बधाई जो बधाई देना चाहते हैं तुरंत दे लें फिर हम आभार ज्ञापित करेंगे। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई सर आपको। जी राम कुमार जी पटेल जी को जी बहुत बहुत बधाई। पटेल साहब को जन्मदिन की और आपकी दीर्घायु परमात्मा प्रदान करें। स्वीकार है श्रीमान जी बहुत बहुत। ओम राम कृपाल भाई जी आपको बहुत बहुत बधाई जी। अभी योग क्लास से चले आधे रास्ते में हैं। चलिए बहुत सुंदर। अब हम आदरणीय रंजना जी को आमंत्रित करते हैं। सभी ने हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी अपने रामकृपाल पटेल साहब को। और अब हम इस कार्यक्रम के आभार के लिए और हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं शुभेच्छा के लिए रंजना जी को आमंत्रित करते हैं कि आप आए और अपनी तरफ से हार्दिक बधाई शुभकामनाओं के साथ आभार ज्ञापित करें। जी धन्यवाद। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। और आज की योग कक्षा आदरणीय प्रणाली बहन ने बहुत सुंदर तरीके से ली। बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद और आभार प्रणाली बहन जी आपका। आप निरंतर योग कक्षा में जुड़ी रहती है और संवाद करती रहती है। आप अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य भी कर रही है। आपको प्रणाम। और आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय गौर साहब को भी बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद अभिनंदन आपका। आप अपने क्षेत्र में बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। जैविक प्राकृतिक खेती का जो आज सुंदर आपने मार्गदर्शन बताया कि आप मार्केटिंग भी बहुत अच्छे कर रहे हैं और सब्जियां ये सब अपना खुद मार्केट कर रहे हैं। यही जरूरी है कि किसान ने मार्केटिंग के बारे में तो मैं थोड़ा सा बोल सकती हूँ एक शब्द कि हम सब ने प्रयास करना चाहिए कि रासायनिक जो कर रहे हैं खेती उनको मार्केट तो खुद मिल रहा है। वो तो कहीं पर भी अपना डेरा डाल के बैठते ही है और उनका मार्केट में तो सप्लाई जाता है। तो हमें वैसे ही प्रयास करना चाहिए कि हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है। स्वयं का स्वयं कर रहे हैं तो हमें भी किसी से कुछ डरना नहीं है। और फिर जो भी है अगर वो थोड़ा सा ज्यादा दे रहे हैं तो थोड़ा सा 1 रुपया हम 2 रुपए कम कर सकते हैं। और हम ऐसी मार्केटिंग अगर करेंगे तो जगह जगह पर जैविक के स्टॉल लगेंगे और जैविक खेती की तरफ लोग अपने आप बढ़ जाएंगे। तो हमारे आपको अभिनंदन और धन्यवाद। तैयारी करनी है और तो उसमें भी जुड़ना है। तो ज्यादा समय न लेती हुई राम पटेल भाई साहब को भी बहुत बहुत हार्दिक जन्मदिन की मैंने तो वो सुबह ही दे दी थी। और बहुत हंसते मुस्कुराते रहिए आनंदी रहिए और योगा हर कार्यक्रम से वो निरंतर जुड़ते हैं जी। और
चलिए सभी महानुभव शिक्षक आप सभी का धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय बड़े सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय गजानन बाजर जी, आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी, आदरणीय कल्पना जी, आदरणीय कृष्ण कुमार मंतु जी, आदरणीय कृष्ण सिंह जी, आदरणीय कुमार बबन सिंह जी, आदरणीय आदरणीय प्रवन कुमार सर, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आदरणीय प्रणाली मराठी जी, आदरणीय पुण्यकाम समर्थ जी, आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी, आदरणीय राजेश गौर जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि थे, और राजेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय रामकृपाल पटेल जी, आज इनका जन्मदिन था और था नहीं है, और आज रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय श्याम सुंदर गौर जी, आदरणीय सुमित वर्मा जी, आदरणीय बहन वैशाली जी, आदरणीय योगा रिकॉर्डिंग से भाई, और हम सभी इसमें जो भी हमारे भाई लेफ्ट हुए उन सभी का भी मैं बहुत बहुत मनपूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ, और कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं, और कल सुबह 5:30 बजे नई ऊर्जा के साथ मिलते हैं। तब तक तो